हेलो एवरीवन। जब हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया, आज हम उसी से आगे डिस्कस करते हैं, जहाँ पे आज हम उनका जो क्वांटम नंबर्स है उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि भाई जो ऑर्बिटल्स हैं, जो सेल्स हैं, सेल के बाद सब शेल आती है, वो किस तरीके से ओरिएंटेड है, किस तरीके से उनका एनर्जी लेवल डिफरेंस है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझ रहे हैं। अगर यदि पहले वाली वीडियो नहीं देखी, क्वांटम नंबर कैलकुलेशन नहीं देखा है, तो प्लीज जाके पहले पीछे वाला देख ले, क्योंकि उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर एक चीज देखने की कोशिश करें, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, एन, एल, एम और एस। ठीक है, इन चारों में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये दोनों के दोनों हमें एक्सप्लेन करते हैं किसी भी एटम की एनर्जी के बारे में। किसी भी एटम में जो भी एनर्जी होगी उस एनर्जी लेवल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब उन जो सेल है और सब शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे, उनके अंदर ऑर्बिटल है, उन ऑर्बिटल्स में आएंगे। उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है एम। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन के घूमने का, या हम ये कह सकते हैं वो किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उसके बारे में हमें बताता है स्पिन। मतलब ये हमें उसके रिवॉल्व करने की टेंडेंसी बताता है, स्पिन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं एस। ठीक है, हम एक चीज जानते हैं, ध्यान देना है, ध्यान से समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें एक चीज पता है, एटम है, उस एटम के अंदर शेल बनी होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। भाई अगर यदि मेरे को एटम में जाना है तो पहले शेल पढ़नी पड़ेगी, शेल पढ़ूंगा तो फिर सब शेल आएगी, सब शेल के बाद में ऑर्बिटल्स आते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से कौन बताता है, ये हमें बहुत अच्छे से बताते हैं एन, एल, एम और एस। ठीक है, मेरे को आज इनके बारे में पढ़ना है, शेल और सब शेल के बारे में, किस तरीके से वो एनर्जी लेवल डिफरेंस करते हैं, किस तरीके से वो आगे चल के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे, उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज अगर यदि हम यहां से समझने की कोशिश करें तो हम यहां से इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एन और एल के बारे में, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। कैसे, जब हम एनर्जी लेवल के बारे में बात करने चलते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन निकल के आ जाती है, और वो 2 कंडीशन क्या होती है। पहली चीज जो हम बोर एटॉमिक मॉडल से पढ़ के आ रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में पढ़ते आए। वहां पे हमने पढ़ा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होगा तो हम वहां पे एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, वहां पे रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं, वहां पे वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वही दूसरी तरफ चलते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ना हो, क्योंकि हमारे पास में तो भाई 118 एलिमेंट्स नोन है, और 118 में कोई सभी में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, सभी में डिफरेंट डिफरेंट है। 1 से 2, 2 से 10 हुए, 10 से 50 हुए, 50 से 100 भी हुए, और 118 इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो वहां पे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर आ गया, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वहां पे क्या होगा, वहां पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे तो केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गए जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन हो गया। अगर यदि मैं आयनिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो हीलियम पॉजिटिव हो गया, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो गया, इस तरीके के कंपोनेंट्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहां पे कौन होगा, यहां पे तो सारे एलिमेंट्स है, हीलियम, नियोन, आर्गन, लिथियम, बेरिलियम, सब विदाउट चार्ज। ठीक है, बहुत सारे हैं जिनके पास में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे के सारे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आएंगे। ठीक है, तो हम इनको एक्सप्लेन करने चलते हैं। सबसे पहले अगर यदि हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अगर यदि हम बात करें तो हम एक थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, बोहर एटॉमिक थ्योरी या बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ के आए हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वहां पे हमने एनर्जी देखी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो आप इसकी जो यूनिट है वो मेंशन कर लेना। ठीक है, अगर मैं यहां से एन की वैल्यू, क्योंकि हम तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, तो अगर यदि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो मतलब उसमें जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं मोस्टली, तो वहां पे जेड इज इक्वल्स टू 1 है, तो जेड इक्वल्स टू 1 है, एन की वैल्यू में 1 रखूंगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है अब। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो उस टाइम में एनर्जी इज इक्वल्स टू 1,
एनर्जी का फॉर्मूला E1 इज इक्वल्स टू दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर तो 1 है, अपॉन एन की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट शेल, तो वहां पे n इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, दैट इज -13.6 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई। मैं n इज इक्वल्स टू 2 रखता हूं, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। यहां पे मैं 4 लिख सकता हूं सीधा, तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा -3 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये आएगी। चलो n इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो हमारे पास में E3 की वैल्यू क्या आएगी, E3 की वैल्यू आएगी -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 9, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी माइनस। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करने को एक चीज मिल रही है, और वो क्या, जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मेरे पास एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, n1 की वैल्यू तो सबसे छोटी है, n1 की वैल्यू सबसे छोटी है, उसके बाद में n2 की वैल्यू है, उसके बाद n3 की वैल्यू है, एंड सो ऑन। आप आगे चलते जाओगे तो आपको एनर्जी इस तरीके से देखने को मिलेगी, ऐसे मिलेगा भाई, n1 की वैल्यू -13.6, उसके बाद -3 पॉइंट समथिंग, -1, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इन तीनों की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहां पे अगर 4 लेंगे तो वो और छोटी आएगी, 5 लेंगे तो और छोटी आएगी, मतलब वो वैल्यू यहां पे बढ़ती जाएगी। भाई छोटी वैल्यू आने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन को नहीं लिया है, नेगेटिव साइन जब आएगा तो साथ में वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज हमने मेंशन की। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या, अगर मेरे पास में हमने एक चीज पढ़ी, n हमें एक्सप्लेन करता है, n हमें बताता है शेल के बारे में, कौन सी शेल है, मेरे पास में फर्स्ट शेल है। अब कुछ को तो ये डाउट आएगा, सर फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में कैसे गया इलेक्ट्रॉन। भाई अगर यदि इलेक्ट्रॉन लोअर सेल में है, हमें हायर सेल में भेजना है, तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यही होता है, यहां से हमें यही समझ में आता है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने से हायर लेवल में चला जाएगा, ठीक है। एन हम इस शेल के बारे में बताते हैं। अब शेल के अंदर सब शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है, ये तो हमें पढ़ा है भाई, क्वांटम नंबर से पढ़ के आए, जो हमें एल एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। अब अगर मेरे पास में शेल में सब शेल हैं, तो मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूं n इज इक्वल्स टू 1, तो l की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 0 हो सकती है, और हम 0 होती है तो इस 0 को क्या मेंशन करते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तो इसको हम s, इसको p, इसको d, इसको f ऐसे मेंशन करते हैं, क्लियर है। तो मैं यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, मैं हमेशा जब भी किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वहां पे n और l को मेंशन करता हूं साथ में, n के साथ n इंटू l, ठीक है। तो n क्या है 1, l क्या है 0, 0 की वैल्यू क्या है s, तो मतलब मेरे पास यहां से क्या बनेगा 1s। जब मेरे पास में केवल और केवल n इज इक्वल्स टू 1 है, तो वहां पे एक सब शेल होगी और वो होगी s, तो इसका मतलब वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 1s। अब ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है। n की वैल्यू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू क्या हो सकती है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते कभी भी, तो l की वैल्यू हो सकती है 0, l की वैल्यू हो सकती है 1, दो वैल्यूज हो सकती है 0 और 1, बात क्लियर है। अगर 0 और 1 है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं s, यहां पे लिख सकता हूं इसको p, लिख दिया। मतलब मेरा सेकंड शेल में दो सब शेल हैं और वो है s और p, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2s 2p, मैंने इसको यहां लिख दिया 2s 2p। भाई हम 3 तक निकाल रहे थे तो हम 3 पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 3, तो l की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, यही होगी, यही हो सकती है। तो 0 की वैल्यू s होती है, 1 की वैल्यू p होती है, 2 की वैल्यू d होती है, तो 3s बन गया, 3p बन गया, 3d बन गया। मतलब मेरे पास में यहां से क्या लिख सकता हूं मैं 3s 3p 3d, ठीक है, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा हूं तो मेरे को एक चीज बोली
कि n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 सेल से सेकंड सेल में जाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। 2 से हम 3 पे जाएंगे तो हमें एनर्जी और देनी पड़ेगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब मुझे यह पता चल गया 1s से 2s की ज्यादा और 2p की ज्यादा, 2s 2p से 3s 3p की ज्यादा, 3d की ज्यादा। अब बात ये आती है ना, इस फ्लोर पे जैसे मान लो, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर यदि आपको बोल दिया जाए आपके पास एक बहुत बड़ा महल है और आपको बोल दिया जाए उस महल में आपके मतलब 4-5 फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि आपको रहना है, आप केवल अकेले हो, उस घर में रहने वाले आप अकेले हो और आपके पास में 4-5 फ्लोर है, एक फ्लोर पे 5-10 रूम है, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए आप नीचे वाले पे रहो तो आप किस में रहोगे, किस में रहोगे? सभी रूम आपके ही है, आप किसी में भी रहो, चाहे आप पहले रूम में रहो चाहे आप लास्ट रूम में रहो, सभी रूम्स आपके हैं। लड़ाई कब होती? लड़ाई तो तब होती है ना जब एक से ज्यादा आदमी आते कि भाई नहीं पहले वाले रूम में तो मैं रहूंगा, दूसरे में तू चला जा। वो कहेगा नहीं पहले में तो मैं जाऊंगा, तू दूसरे में चला जा। तो यहां पे केवल एक हो, आप अकेले हो। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, आप यहां पे अकेले हो, कहीं भी रह सकते हो। अब मान लो आपने सोचा नहीं यार मैं नीचे वाले पे नहीं रहूंगा, मैं तो ऊपर जाके रहूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी जाके सीढ़ी चढ़नी है। भाई लिफ्ट नहीं है वहां पे, आपको सीढ़ी चढ़नी है। जब आप सीढ़ी चढ़ोगे तो उसमें थकावट होगी। तो एनर्जी आपने ली ना, एनर्जी आपने ली तब आप ऊपर गए, ठीक है। अब ऊपर चले गए, आप सेकंड फ्लोर पे चले गए, वहां पे जाके देखोगे कौन से रूम में रहोगे। सभी रूम आपके लिए बराबर है, सभी के सभी रूम आपके लिए क्या है? बराबर है। क्यों है? क्योंकि आप अकेले हो, किसी भी रूम में रह सकते हो, आपकी चॉइस है। आप इसमें रहो तो इसमें रह लो, आप इसमें रहो इसमें रह लो। आप अकेले हो अभी फिलहाल, तो आप किसी में भी रह सकते हो, रह सकते हो। सिमिलर तरीके से अगर यदि आपने और सोचा है कि चलो यार मैं खाना खा के ही आया हूं, मेरे पास एनर्जी है, तो मैं और ऊपर चलता हूं, तो आप N3 पे चले गए, मतलब थर्ड फ्लोर पे चले गए। वहां पे जाके देखा आपने 10 रूम बने हुए हैं, सभी में एसी लगा हुआ है, सभी में रह के आप कोई से में भी जा सकते हो, किसी भी रूम में जा सकते हो। तो आपके लिए क्या होगा? सभी की वैल्यूज बराबर है, सभी की एनर्जीज बराबर है, आप सभी किसी में भी रह लो, आपकी चॉइस है। तो सिमिलर तरीके से अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो सारे रूम बराबर है, यहां पे तो एक ही रूम है भाई, फर्स्ट फ्लोर पे तो आपके एक ही रूम है, तो इसका मतलब आप इसमें रह सकते हो। जब आप सेकंड फ्लोर पे गए तो सेकंड फ्लोर पे देखा 2 रूम है, अब आप किस में जाओगे? उसमें जाओगे, इसमें जाओगे? तो आपने देखा भाई कोई से में भी चला जाओ, मैं अकेला हूं, मैं चाहे इसमें जाऊं चाहे इसमें जाऊं, दोनों की वैल्यूज बराबर है। मतलब 1s सिस्टम के लिए 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए यहां पे वैल्यू क्या आती है? 2s इज इक्वल्स टू 2p, दोनों की एनर्जीज बराबर है, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। जब हम थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, थर्ड फ्लोर पे पहुंचे तो हमने देखा 3s 3p 3d, मतलब वहां पे मेरे 3 रूम बने हुए हैं। अब तीनों में से मैं कौन से रूम में जाऊंगा वो मेरी चॉइस है, चाहे मैं पहले में जाऊं, चाहे मैं दूसरे में जाऊं, चाहे मैं तीसरे में जाऊं, तीनों की वैल्यूज बराबर है। मतलब यहां पे वैल्यू इसकी भी बराबर, इसकी भी बराबर, एंड सो ऑन। हम इस प्रोसेस को आगे चलाते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा स्पेक्ट्रम दिखा, और वो क्या दिखा कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन स्पेसिस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे जो एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो होते हैं 1s, मतलब फर्स्ट सेल का, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में। लेकिन उनके अंदर जो सब शेल्स हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, उसके अंदर शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं। जो सब शेल्स हैं वो सेम एनर्जी कैरी करते हैं। इनसे आगे चलेंगे, जब हम 4 की बात करेंगे तो 4s 4p 4d 4f, ये चारों के चारों सिमिलर एनर्जी रखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। 3d की वैल्यू 3s 3p 3d, इनकी वैल्यू छोटी होगी क्योंकि ये 4th फ्लोर चला गया तो वहां पे एनर्जी और देनी पड़ेगी, तो इसकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन इसके अंदर जो सब शेल्स हैं उनकी वैल्यूज सेम होंगी। बात क्लियर हो गई? एकदम समझ आ गया? ये हमारे पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था। जब हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमें ये चीज समझ में आई। लेकिन जैसे ही हम उठ के दूसरे इलेक्ट्रॉन पे गए, तीसरे इलेक्ट्रॉन पे गए, चौथे पे गए, 10वें पे गए, 50वें पे गए, तब हमने देखा वहां पे डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रम बन रहे। वहां पे हम एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यू में एनर्जी की नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि वहां पे एनर्जी के साथ में
सब शेल्स में भी लड़ाई होने लगी। क्यों? क्योंकि भाई अब एक बात खुद सोचो, एक फ्लोर पे 2 आदमी रह रहे हैं और अब दोनों को एक चॉइस दे दी जाए कि आपको ये दोनों रूम्स की चाबी दे दी, आप किसी भी रूम में जाके रह सकते हो, तो वो क्या करेंगे? दोनों लड़ाई करेंगे। या तो पहले मैं जाऊंगा, इस रूम में मैं रहूंगा, दूसरा कहेगा ना 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 ना, इस रूम में तू नहीं रह सकता, मैं रहूंगा। दूसरा कहेगा नहीं नहीं, मैं इस रूम में रहूंगा, तू इस रूम में रह। मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा कि मैं कौन से रूम में रहूं, मतलब लड़ाई होगी। बात क्लियर है? तो इसी के बेसिस पे हम एनर्जी लेवल्स, उसमें भी हम एनर्जी डिवाइड कर देते हैं कि अगर यदि फ्लोर एक है तो हम उसमें भी छोटे छोटे लेवल बना देते हैं, फ्लोर के बीच में भी छोटा छोटा लेवल बना देते हैं कि ये नीचे है, ये ऊपर है, बताओ आप चॉइस करो। तो वो कहेगा नहीं भाई मैं तो नीचे वाले में रह लूंगा, ठीक है मेरी एनर्जी कम है, मैं नीचे वाले में रह लूंगा, मैं पहले ही थका हुआ हूं, बीमार हूं, तो मैं पहले ही नीचे रह लूंगा, आप ऊपर वाले में चले जाओ। ठीक है, जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो वहां पे हुआ कुछ ऐसा, वहां पे बोला गया कि जब हम शेल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन शेल के अंदर सब शेल होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है। किस में बोला? ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बोला था। अब यहां से मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बोला कि जो सब शेल के अंदर, जो भी सेल के अंदर सब शेल्स हैं, इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती है, इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होगी। अब ये बात निकल के आई पहली चीज कि वो एनर्जी डिफरेंट कैसे हुई, कैसे होगी वो एनर्जी डिफरेंट? तो बोले आप खुद सोच के देखो, जब मेरे पास में 1s 2s 2p लिखा, 3s 3p लिखा, ठीक है, तो मैं किसी भी एक सिस्टम को लेने की कोशिश करता हूं, 4s 4p 4d एंड 4f। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निकल के आ रहा है। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 4 लेता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू हाइयर है, ठीक है, इसमें 4 सब सेल्स बने हुए, 4th सेल में 4 सब सेल्स हैं। बात क्लियर है? अब जो 4 सब सेल्स हैं, इसमें भी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब वो एनर्जी डिफरेंट कैसे होगी वो हम देखते हैं। s की वैल्यू छोटी होगी, p की वैल्यू छोटी होगी किससे? d से, और d की वैल्यू छोटी होगी f से। अब ये बड़ी बात निकल के आ गई, भाई ये कैसे बताया आपने कि s की वैल्यू छोटी होगी, p की वैल्यू कम होगी, d से, d की वैल्यू और भी कम होगी f से? बोले ये कौन सा तरीका हुआ? आप एक्सप्लेन करो इस चीज को, समझाओ हमें क्यों हुआ। तो बोले आप एक चीज नोटिस करो, क्या इन सभी में n की वैल्यू बराबर है? n इज इक्वल्स टू 4 है? बोले हाँ, n की वैल्यू तो 4 है। आप L की वैल्यू पे जाके देखो एक बार, L की वैल्यू को देखो एक बार। बोले देख रहे हैं, L की वैल्यू पहले में तो 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है। अरे 0 1 2 3, मतलब हमें एक चीज समझ आ गई। और वो क्या चीज समझ आई? जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ी, L की वैल्यू इंक्रीज हुई, L1 L2 L3, मतलब 0 लिख लो, 1 2 3, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ी, L की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे हमारे पास में एनर्जी का डिस्टिंक्शन या हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया, एनर्जी लेवल बढ़ता चला गया। शेल के अंदर सब शेल्स एनर्जी लेवल्स डिफरेंस होते चले गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ 4s की वैल्यू या 4s की एनर्जी कम है 4d से, 4f से या 4p से, तीनों में किसी से भी ले लो, सभी से कम है। 4p की वैल्यू हाइयर है 4s से तो, लेकिन कम है 4d से, 4f से। बोले ये बात तो आपने सही कही है, L की वैल्यू जिसमें ज्यादा जिसमें L की वैल्यू ज्यादा, उसमें हमारे पास में एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात तक क्लियर हो गया है। अब एक बात समझ में नहीं आई, ये तो बात थी भाई सेम सेल में डिस्कशन हो रहा है, सेम सेल में अगर यदि इस तरीके का कुछ आता है तो वहां पे हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर यदि डिफरेंट सेल्स आ गई तो कैसे करोगे? देखो कैसे करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। अगर यदि मेरे पास में डिफरेंट सेल्स आ गए,
डिफरेंट शेल्स। कैसे आई? जैसे मेरे पास में बोला 1s है भाई, इसमें तो एक ही सेल है। जो मेरे को पीछे बोला गया था वो बोला गया था 1s की एनर्जी 2s से और 2p से छोटी होगी। फिर उसके बाद में बोल दिया 3s की वैल्यू 3p की वैल्यू और 3d की वैल्यू, जो कि वो तो ये कह रहा था बराबर होगी। अब यहां पे हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। हम यहां पे एक अरेंजमेंट बनाते हैं, 1s 2s 2p 3s, इनको हटा देते हैं, ये साइन हटा देते हैं, 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ध्यान से समझने, समझ में आ गया तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें ये बोला कि यहां पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इसमें 3 सब शेल्स होंगी, इसमें 4 सब शेल होंगी, इसमें 2 सब शेल, इसमें 1 सब शेल। n की वैल्यू 1 है, जब फर्स्ट शेल होगा तो उसमें 1 शेल 1 सब शेल, सेकंड हो गए सेल सेकंड तो उसमें 2 सब शेल, थर्ड सेल की बात करेंगे तो वहां पे हमारे 3 सब शेल, फोर्थ सेल होगी तो उसमें 4 सब शेल्स। ठीक है, अब इनको एनर्जी के लेवल में हम इसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किसकी एनर्जी सबसे कम, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। ठीक है, हमने देखा 1s, तो बोले आप एक चीज ध्यान देना, और वो एक चीज क्या होगी? वो एक चीज ये होगी, आप n+l रूल को अप्लाई करते चलना, n+l रूल। अब n+l रूल क्या है? उसने बोला कि जो n+l रूल है वो ये कहते हैं जिसका n+l ज्यादा, जिसका n+l इंक्रीज करेगा या ज्यादा होगा, हाइयर होगा, वो हाइयर, उसकी एनर्जी हाई, उसमें एनर्जी हाई। अब ये बात देखते हैं, चलो पहचानने की कोशिश करते हैं। n इज इक्वल्स टू 1, n की तो वैल्यू 1 है, l इज इक्वल्स टू 0, तो 1 + 0 दैट मीन्स मेरे पास में ये तो 1s। ठीक है, इसको अप्लाई करते चलते हैं, सभी पे अप्लाई करेंगे। यहां पे देखते हैं 2s, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2 + 0, मतलब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा। ठीक है भाई, यहां पे तो 1 थी, यहां पे 2s हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं, जब हम 2p पे आते हैं तो यहां पे देखते हैं n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 2 + 1 दैट इज 3। बहुत 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 बढ़िया, क्योंकि हम यहीं तो पीछे पढ़ते आए हैं, जहां पे l की वैल्यू ज्यादा, l की वैल्यू ज्यादा इन दोनों में है, यहां से यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो मतलब ये ज्यादा होगी, मतलब पीछे वाली चीज को मैच कर रही है, तो l की वैल्यू ज्यादा, मतलब यहां पे तो 1 2 3, तो मतलब इससे ज्यादा 2p बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलो ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, यहां तक हमें समझ में भी आ गया कि भाई इसकी वैल्यू ये है। अब हम उससे आगे जैसे बढ़े, जैसे हम 1s 2s 2p को क्रॉस करते हैं 3s पे आते हैं। यहां पे कैलकुलेट करो, जरा कैलकुलेट करके देखो कि मेरे पास n की वैल्यू तो 3 है, l की वैल्यू 0 है, n + l दैट इज इक्वल्स टू 3। वो माय गॉड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? यहां पे 2p की वैल्यू और 3s की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। भाई 2p की वैल्यू 3s के बराबर नहीं आ रही है, n+l वैल्यू दोनों की बराबर आ रही है, ये तो कमाल हो गया। अब दोनों बराबर हैं तो यहां पे डिस्टिंग्विश कैसे करें? क्या दोनों लेवल्स बराबर है? नहीं हो सकते, क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल कहता है अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में एनर्जी भी ज्यादा होगी। बात क्लियर हुई है? बात क्लियर हुई है? तो ये चीज नहीं हो सकती है, n की वैल्यू बराबर है, n+l अगर किसी जगह किसी जगह पे बराबर वैल्यू आती है तो दोनों का एनर्जी लेवल बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो हम उसको किस बेसिस पे देखेंगे? तो उसको हम देखेंगे n वैल्यू किसकी छोटी, जिसकी n वैल्यू छोटी, n वैल्यू स्मॉलर, वो पहले लिखा जाएगा, वो एनर्जी लेवल में पहले आएगा, और जिसकी n वैल्यू बड़ी है वो बाद में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसको पहले लिखेंगे? 2p को पहले लिखेंगे और 3s की वैल्यू ज्यादा, 3s वैल्यू हाइयर। बात समझ आ गई? एकदम क्लियर होगी बात?
पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, समझ आनी चाहिए क्यों हम मेंशन कर रहे हैं। ध्यान से समझना, यही रूल आपका आगे चलेगा। ठीक है, आगे चलो। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अगर यदि फर्स्ट सेल में है, सेकेंड सेल में जाएगा तो उसकी वैल्यू ऑब्वियस ये बात है एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं 3p। 3p में क्या हुआ, 3p में n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 4 हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 है तो इसका मतलब 3p इससे ज्यादा, क्योंकि इसके तो 3 थी ना, तो 3 से ज्यादा हो गया 3p, 3s से ज्यादा 3p। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहां पे देखो n इज इक्वल्स टू 3, d की वैल्यू 2 होती है, तो l मतलब d यहाँ पे l ले लो, तो 3 + 2 दैट इज 5, यहाँ पे तो 5 वैल्यू आ रही है भाई, 4 वो थी 5 ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप उसी से आगे चल के देखो, एक चीज और नोटिस करो, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 4, s के लिए हम 0 मेंशन करते हैं, दोनों का समेशन क्या होता है 4 + 0 दैट इज 4। ओ वाओ, जो कि इसके बराबर आ रही है, 4s की वैल्यू 3p के बराबर आ रही है, 4s की वैल्यू 3p के बराबर। दैट मीन्स क्या ये दोनों बराबर है, 4s दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं हो सकते। अरे n की वैल्यू डिफरेंट है, n + l रूल वहां पे खत्म हो जाएगा। हम वहां पे जब डिफरेंट शेल्स में देखेंगे तो वहां पे n की वैल्यू जिसमें छोटी उसकी एनर्जी कम, और n की वैल्यू जिसमें ज्यादा उसकी वैल्यू कम, उसकी वैल्यू ज्यादा। तो हमारे पास में यहां पे 3p 3d और 4s में पहले कौन लिखा जाएगा, तो वो 3p, उसके बाद कौन लिखा जाएगा 4s, ये बात ध्यान देने वाली है। उसके बाद 4s और उसके बाद में 3d का नंबर आएगा, उसके बाद में किसका नंबर आएगा 3d का नंबर आएगा। क्यों आया, क्या रीजन था उसके पीछे। 3d की एनर्जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, क्यों होती है, उसका रीजन है, और उसका रीजन क्या है n + l रूल। n + l रूल क्या बताता है हमें, n + l रूल हमें बताता है 4 + 0 दैट इज 4, 3 + 2 दैट इज 5, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू कम है या इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो हम इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आई या नहीं आई है, एकदम क्लियर हो गया। चलो और समझ लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो गया आगे। और चलो आगे और चल के देखते हैं। यहां पे हमने देखा, फिर 4p पे चलो, 4p 4 + 1 दैट इज 5, यहां पे आओ 4 + 2 दैट इज 6, और 4 + 3 दैट इज 7। चलो ठीक है, ये चीज तो हमने मेंशन कर ली है यहां से। लेकिन एक बार 5s पे आओ, 5s पे आओगे तो n इज इक्वल्स टू 5 + 0 5, दैट मीन्स 3d के बाद में 4p आएगा। भाई यहाँ पे तो ये वैल्यू 5 है, भाई यहाँ पे भी तो देखो 4p हो गया, और 4p के बाद में 5s। अब तीनों की वैल्यूज बराबर है, 5 है। 3d की वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तीनों की वैल्यूज 5 है। लेकिन हम पहले किसको लिख रहे हैं 3d को पहले लिखेंगे, उसके बाद 4p को, उसके बाद 5s को। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पे n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 5 है। तो मेरे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, n की वैल्यू यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये उससे भी आगे आएगा। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आई। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि n + l रूल अप्लाई करेंगे। हम एक एनर्जी सेल बनाते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें। बात क्लियर हो गई, एकदम समझ में आ रहा है। तो हम यहां से एक छोटा सा मेथड बना देते हैं, इनको लिखने का एक तरीका बना देते हैं। और कैसे हम बनाते हैं, इसको हम जब फिल करते हैं, या हम इसको एक सिंपल से, क्योंकि हम बार बार में n + l रूल नहीं बनाते, तो हम एक छोटा सा मेथड बना देते हैं। देखना ध्यान से,
यही सिमिलर ट्रेंड बनता है जब मैं इसको लिखता हूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर नीचे आए 4s 4p 4d 4f, ये आगे 5s 5p 5d एंड 5f। ध्यान देना है, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करूंगा तो हम इस तरीके से ट्रेंड बनाएंगे और उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से चलते हैं, यहां पे आए, ऐसे काट दो, फिर इसको 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 ऐसे काट दो। इस तरीके से हम काटते चलते हैं। यहाँ पे 6s आ जाएगा। तो अगर यदि मैं एक एनर्जी लेवल बनाने की कोशिश करूं तो हम इसको सिंपल सा एक तरीका लिख सकते हैं। यहां से मेरे पास सबसे पहले किस पे एरो चलाया, सबसे पहले चलाया 1s पे। जिस पे एरो चलाएंगे उसकी एनर्जी जिस पे पहले टिकेगा वो पहले आएगा, बाद में जो आएगा उसको बाद में। यहां से फर्स्ट है, यहां पे तो केवल एक ही है तो 1s, दूसरे पे है तो यहां पे एक ही है तो 1s, लेकिन इससे ज्यादा होता है। सेकंड सेल में आ गए, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, तो मतलब मेरी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। तो फर्स्ट सेल से सेकंड सेल पे जाएंगे तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ी। उसके बाद में पहले कौन कटा, 2p कट गया, 2p कटा तो इसकी वैल्यू ज्यादा, 2p की वैल्यू ज्यादा। 2p के बाद में कौन कट रहा है, 3s, तो इसके बाद 3s की वैल्यू आ गई। 3s खत्म हो गया, आगे कोई नहीं है। फिर चलो पीछे चलो, 3p तो 3p की वैल्यू आ गई। 3p के बाद में चलते 4s, अरे वाह 4s बिल्कुल वैसा ही बने, 4s ये आ गया, खत्म हो गया। उसके बाद चलो 3d पे आ जाओ, 3d। उसके बाद में 4p पे आए तो 4p की वैल्यू। उसके बाद में 5s तो 5s पे आ गए, 5s ये खत्म हो गया। अब इनके बाद किसकी वैल्यू होगी, तो इनके बाद में होगी 4d की, इसके बाद 4d, इसके बाद 5p, इसके बाद 6s। आप खुद कैलकुलेट करके देखो, सेम आएगा, सेम ट्रेंड बनेगा। देखो यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, लेकिन पहले कौन आ रहा है, 4d। क्यों आ रहा है, क्योंकि n की वैल्यू छोटी है, n की वैल्यू बड़ी है और उससे भी बड़ी है। इसका मतलब मेरे पास पहले 4d, फिर 5p, फिर 6s। तो आप इसको एक सिंपल सा ट्रेंड ऐसे बना सकते हो जहां पे मेंशन कर सकते हैं हम बहुत आराम से। बात क्लियर हो गई, किस तरीके से हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं। कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका देखेंगे, वहां पे हम 3 इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे, जहां पे ऑफ अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हर्ट्ज रूल। किस तरीके से, यहां पे तो हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की है, आगे चल के हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे इनमें, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बात क्लियर है। एक बात और जो छोटी सी है, जो इसमें एक चीज ध्यान देना, वो ये है, क्योंकि मेरे पास में जब सबशेल है तो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल भी होगा, और ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी रखते हैं, एक ऑर्बिटल सेम एनर्जी रखेगा। मतलब चाहे कोई भी हो, जैसे मान लो मैं s की बात करता हूं तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल। p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल। d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरीके से इन सभी की एनर्जीज बराबर होती है, ये बात ध्यान देना है। शेल के अंदर सब शेल्स, उनकी डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं। आपको एक वर्ड यहां पे पढ़ने को मिलेगा, डीजनरेसी, या डीजनरेट स्टेट में होते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल में होता है, सेम एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। s ऑर्बिटल तीनों के तीनों सेम एनर्जी रखेंगे। p ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल में एक होता है तो वो एक एनर्जी लेवल उसमें तो सेम ही होगा। p में 3 होते हैं तो 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी। d ऑर्बिटल में 5 होते हैं तो 5 की एनर्जी सेम, ठीक है। f में 7 तो 7 की एनर्जी सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम उसे ध्यान से समझेंगे तभी जब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि मेरे को ये चीज़ समझनी है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया एनर्जी लेवल्स डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा।
अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।